अध्याय 208 पुलिस बुला रहे हैं। उस आदमी ने गंभीर स्वर में उसे आश्वासन दिया। महिला उसकी बात सुनकर चुप हो गई और सिर हिलाया। उसके कंधों का तनाव थोड़ा कम हुआ, हालांकि उसकी आंखों में आग बनी रही। आप सही कह रहे हैं। मैं हमेशा इन इंसानों की मूर्खता से चकित महसूस करता हूँ। ओझाओं के बारे में राय रखना, ये बहुत हास्यास्पद है। हाँ, उसकी हंसी तीखी थी, क्रूरता से भरी हुई थी। उसकी आवाज से तिरस्कार टपक रहा था। वह व्यक्ति अपने हाथ में पुस्तक को पढ़ना जारी रखा, मानो किसी विचार में खो गया हो। उसकी आंखें प्राचीन प्रतीकों पर टिक गईं। हर एक उसके दिमाग में एक नई योजना जगा रहा था। महिला के मजाकिया लहजे के बावजूद उसका ध्यान स्थिर था। अभी उन्होंने जो उल्लेख किया वह सर्वविदित तथ्य है। न केवल सामान्य मनुष्यों में ओझाओं के बारे में अनुकूल धारणा नहीं थी, बल्कि उनके लिए ओझा होना भी असंभव था। कुछ लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ओझाओं का अस्तित्व भी होता है। वे लोग वे थे जिन्हें कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन राजधानी के निकट अत्यधिक सुरक्षित, आधुनिक शहरों की सीमा में बिताया। फिर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शक्ति और मानसिकता में भारी अंतर को देखते हुए ओझाओं को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता महसूस की। उनके लिए ओझा बहुत शक्तिशाली थे, सामान्य मानवीय अनुभव से बहुत अलग थे। वे उस चीज से डरते थे जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों के लिए ओझाओं को इंसानों से ज्यादा युद्ध के औजार के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका एकमात्र उद्देश्य सामान्य इंसानों की सेवा करना है। यह एक हास्यास्पद धारणा थी, लेकिन ओझा संघ ने कभी इसकी परवाह नहीं की और वही करता रहा जो वह चाहता था। वैसे भी अधिकांश आबादी ओझाओं को अच्छी दृष्टि से देखती थी, इसलिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। खैर, हम परवाह करने वाले कौन होते हैं? इन मूर्खों की बदौलत पूरे शहर में एक भी ओझा नहीं है। हम अब तक 1 साल से अधिक समय से इसकी योजना बना रहे हैं। एक बार यह रिलीज हो जाएगी तो पूरा शहर बेकार हो जाएगा। वक्त के लिए तैयार। आप सही कह रहे हैं। ओझाओं को सूचित होने से पहले ही हम अपना लक्ष्य पूरा कर चुके होंगे। हाँ। ये कहते हुए महिला ने अजीब सी हंसी उड़ाई। मैं इंतजार नहीं कर सकता। इतनी आत्माओं के साथ हम निश्चित रूप से अपने प्रभु को पुनर्जीवित कर सकते हैं। बोलते समय उसकी आंखों में पागलपन की झलक थी, उसकी आवाज जुनून से भरी हुई थी। उनके लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण का बोझ हवा में भारी लटका हुआ था, उसकी तीव्रता में दम घुट रहा था। पुरुष के शब्दों में लालसा की झलक थी और महिला चुप रही, उसकी आंखों में भावनाएं भरी हुई थीं। उसके हाथ कभी कभी हल्के हल्के कांपने लगे, डर से नहीं, बल्कि उसकी रगों में दौड़ रही एड्रेनालाइन के कारण। वे लंबे समय से इसकी योजना बना रहे थे, शहर पर नजर रख रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी ओझा को उनकी उपस्थिति का संकेत न मिले, या यदि कोई वहां से गुजरे तो वे कुछ भी असामान्य देखे बिना चले जाएं। हाल ही में वे अपनी योजनाओं के बारे में आश्वस्त हो गए थे और अंतिम चरण तक पहुंच गए थे। अब अंतिम चरण लग चुका था और जो कुछ बचा था वह अंतिम, विनाशकारी झटका था। इससे आम लोगों को कुछ समस्याएं हुईं, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं था, बस कुछ दुर्स्वप्न और कुछ महत्वहीन लोगों का गायब हो जाना। लोग किसी को भी याद नहीं होगा। दुनिया द्वारा भुला दिए गए चेहरे शहर की अंधेरी गलियों और पिछली सड़कों पर निगल लिए गए। ऐसे शहरों में भूले हुए लोग सबसे आसान शिकार होते थे। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। अधिक समृद्ध क्षेत्रों के लोगों की हलचल भरी जिंदगी में उनके अस्तित्व को बमुश्किल ही स्वीकार किया गया। ज्यादा से ज्यादा इन घटनाओं की सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी जाएगी और पुलिस भी जल्द ही इन्हें भूल जाएगी। भूले हुए बही खाते में बस एक और नाम लिखा हुआ था, एक और मामला ठंडा पड़ गया। एक और लापता बच्चा, एक और अनाम शिकार जिसे शहर के अंधेरे ने निगल लिया। शहर के अराजक हिस्सों में बस एक और दिन। इसलिए वे हाल ही में कुछ अधिक आक्रामक हो गए थे। समय समाप्त हो रहा था और अनुष्ठान पूरा करने की आवश्यकता उनकी नसों को कचोट रही थी।
जितनी जल्दी उन्होंने प्रक्रिया पूरी की, उतनी ही जल्दी वे अपने स्वामी को पुनर्जीवित कर सकते थे और अपने संप्रदायों का पुनर्निर्माण कर सकते थे। हताशा ने उन्हें साहसिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया था। हर गुजरते दिन के साथ उनकी गतिविधियां और अधिक उन्मत्त हो रही थीं। तो क्या अब समय आ गया है कि हम शुरुआत करें? महिला की आवाज तनावपूर्ण सन्नाटे को चीर रही थी। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। वास्तव में अब समय आ गया है। उस आदमी की प्रतिक्रिया शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में गंभीर अंतिमता का भाव था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जब महिला कमरे में क्रॉस लेग बैठी थी और अपनी आंखें बंद कर ली थी जैसे कि ध्यान कर रही हो, जबकि आदमी ने कहीं से एक टूटी हुई खोपड़ी निकाली और उसके सामने रख दी। खोपड़ी फटी हुई और प्राचीन, एक अंधेरी ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी, मानो उसकी अपनी कोई इच्छा हो। करीब से देखने पर इसके हड्डी वाले बाहरी हिस्से पर अजीब तरह की रूंस खुदी हुई थी। उस आदमी ने किसी अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया और खोपड़ी के नीचे एक रूनिक सरणी बनने लगी। प्रतीक पहले तो हल्के से चमक रहे थे, लेकिन जल्द ही कमरा भयावह रोशनी से नहा गया। उनके चारों ओर की हवा काले जादू से भर गई। वे दोनों जल्द ही अपनी प्रक्रिया में तल्लीन हो गए। उनकी सांसें जप की लय के साथ तालमेल बिठाती थीं। प्रत्येक शब्द उद्देश्य के साथ बोला जाता था, मानो सतह के नीचे छिपी किसी चीज को खोल रहा हो। इस बीच गली मोहल्लों में होने वाले भयावह अनुष्ठानों से दूर ओलिवर अभी अभी खेल के मैदान में पहुंचा था, जो कथित तौर पर शापित था। यहाँ की हवा भारी, घनी और अदृश्य तनाव से भरी हुई महसूस हो रही थी, जिससे उसकी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए थे। उसने चारों ओर देखा। उस समय भी वहां कुछ लोग मौजूद थे। माता पिता बातें कर रहे थे और उनके बच्चे खेल रहे थे। वे उस खतरे से अनभिज्ञ थे जो सतह के ठीक नीचे मंडरा रहा था। उसने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को फोन किया और जल्द ही किसी ने फोन उठाया। जैसे ही ओलिवर ने दूसरे छोर की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया, शहर की दूर की आवाज फीकी पड़ गई। हॉलिंगटन पुलिस बोल रही है, क्या हम आपकी समस्या जान सकते हैं? दूसरी ओर से एक स्त्री स्वर आया। उसका लहजा विनम्र था, लेकिन थकान का आभास था, संभवतः अनगिनत नियमित कॉलों से निपटने का परिणाम। ओलिवर ने एक गहरी सांस ली और कहा, उसकी आवाज उसके सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग, दृढ़ और आधिकारिक थी। मैं मिस्टिक पर्च कबीले द्वारा भेजा गया एक ओझा हूँ और इस समय शहर में हूँ। कहानी खत्म। अलविदा।